हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास इंग्लिश कंपलसरी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और हॉर्नबिल से एनुअल एग्ज़ाम के लिए केवल 2 पोइट्री बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों पोइट्री को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। पहली पोइट्री है चाइल्डहुड और दूसरी पोइट्री फादर टू सन। डियर स्टूडेंट, इन दोनों पोएम को अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आपके 5 में से 5 मार्क्स आ सके। दोनों पोइट्री बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इन दोनों पोइट्री को अच्छी तरह से समझें। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। आपके अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। इस एग्ज़ाम में वार्षिक परीक्षा 2025 की ये दोनों पोइट्रियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहली पोइट्री है चाइल्डहुड और दूसरी पोइट्री है फादर टू सन। इन दोनों पोइट्री को एग्ज़ाम से पहले, अभी आपके पास समय है, अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आपका एक क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार हो सके। अब हम चलते हैं हमारी पोइट्री की ओर और आपको इन दोनों पोइट्री को अच्छी तरह से तैयार करनी है और इस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखनी है। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम 11th क्लास का इम्पोर्टेंट पेपर आप तक जल्दी पहुंचा सके। अब हमारी पोइट्री है चाइल्डहुड, जिसका मतलब होता है बचपन। ये पंक्तियाँ कोई भी पोइट्री चाइल्डहुड से आ जाए तो यही एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से लिखनी है। When did my childhood go? कवि कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? And therefore could not be, was that the day? कवि कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया। क्या वो उस दिन मेरा बचपन चला गया जब मुझे एहसास हुआ, जब मैं 11 साल का हुआ। क्या मेरा बचपन उस समय चला गया? वॉज इट द टाइम, क्या वो समय था जब मुझे एहसास हुआ कि जियोग्राफी में, भूगोल में, हेल और हेवन, नर्क और स्वर्ग का कोई स्थान नहीं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मुझे एहसास हुआ कि जियोग्राफी में स्वर्ग और नर्क, ये इनका कोई स्थान नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, चाइल्डहुड पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस तरह से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस की। जब कभी आप रेफरेंस लिखो तब इस तरह से हाईलाइट करना है और इस तरह से आपको लिखनी है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेटन। ये पंक्तियाँ मार्कस नेटन द्वारा लिखित कविता चाइल्डहुड से ली गई है। ये तो हो गया रेफरेंस, जिसका मतलब होता है संदर्भ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेटन। ये पंक्तियाँ मार्कस नेटन द्वारा लिखित कविता चाइल्डहुड से ली गई है। अब कॉन्टेक्स्ट में आपको इस तरह से लिखना है, जिसका मतलब होता है प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट। इन अबव लाइन्स द पोएट फील्स सॉरी एट हिज चाइल्डहुड। उपरोक्त पंक्तियों में, इन अबव का मतलब उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने बचपन पर दुख प्रकट करता है, यानी दुख महसूस करता है। ही थिंक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड विच ही हैज लॉस्ट। वो अपने बचपन के बारे में सोचता है जो बीत गया, जो उसने खो दिया। लॉस्ट यानी खो दिया। He feels lack of his childhood and sees it in the face of an infant. वह अपने बचपन की कमी महसूस करता है और वो इसे एक मासूम बच्चे के चेहरे पर उसे देखता है। And sees it in the face of an infant. infant यानी बच्चा। कवि अपने बचपन को कहाँ देखता है? एक इन्फेंट के चेहरे पर। अब एक्सप्लेनेशन, व्याख्या इस तरह से करनी है। जब कभी आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखें तो अंडरलाइन जरूर करें, हाईलाइट करें इस वर्ड को, तीनों को।
अब हम एक्सप्लेनेशन में आप पूरी पोइट्री का समरी मैंने इसमें समझाया है। आप कोई भी चाइल्डहुड से एक्सप्लेनेशन आती है तो यही लिखेंगे आप, द पोइट इज़ वेरी सैड आफ्टर लूजिंग हिज चाइल्डहुड। कवि अपने बचपन खोकर बहुत दुखी है। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन के बारे में बहुत भ्रमित है। कन्फ्यूज का मतलब भ्रमित। ही समटाइम्स से दैट his childhood was gone when he complete his 11 years। वह ये कभी कभी वो कहता है, he sometimes यानी कभी कभी, he sometimes say that his childhood was gone, कि उसका बचपन तब चला गया जब वो पूरे 11 साल का हुआ। क्या उसका बचपन उस समय चला गया जब वो 11 साल का हुआ? He again thinks that his childhood ended when he came to know that hell and heaven are not found in the geography। वो फिर सोचता है कि क्या उसका बचपन तब समाप्त हो गया जब उसे एहसास हुआ, जब उसे मालूम हुआ, कैम टू नो का मतलब मालूम हुआ कि जियोग्राफी में, भूगोल में स्वर्ग और नर्क नहीं पाया जाता है, हेल और हेवन नहीं पाया जाता है। देयर आर ओनली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये केवल एक काल्पनिक अवधारणा है, यानी काल्पनिक कॉन्सेप्ट है। दे आर यानी हेल और हेवन क्या है? दे आर ओनली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। वे केवल काल्पनिक अवधारणा है। ही अगेन पुट्स द सेम क्वेश्चन टू हिमसेल्फ। वो फिर अपने आप से प्रश्न करता है और he thinks whether it was the time when he felt reality that adults didn't follow what they preach in उपदेश देना। He again puts some same question to himself। वो फिर अपने सामने वही प्रश्न रखता है। वो सोचता है कि क्या वो समय था जब उसे एहसास हुआ कि एडल्ट्स यानी बड़े लोग वैसे नहीं होते हैं, बड़े लोग वैसे नहीं होते जैसे वे उपदेश देते हैं। प्रीच का मतलब उपदेश देना। एडल्ट्स डिडंट फॉलो व्हाट दे प्रीच, यानी बड़े लोग वो नहीं करते हैं जो वो उपदेश देते हैं। ऑल्दो दे टॉक ऑफ लव इन एक्शन, हालांकि वे कर्म में यानी करनी में, एक्शन इन करनी में वे प्यार भरी बातें करते हैं। ऑल्दो का मतलब यद्यपि बड़े लोग, दे टॉक ऑफ लव इन द एक्शन, यद्यपि करनी में वे बड़े लोग प्यार की बातें करते हैं, बट दे प्रूव जस्ट द अपोजिट, लेकिन वे इसके विपरीत दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं। फाइनली ही थिंक्स वेदर इट वॉज द टाइम, आखिर वो सोचता है वेदर इट इज द टाइम, क्या ये वही समय था when he felt that his mind was really his own, जब उसे एहसास हुआ कि उसका मन केवल अब उसका है। यानी कवि आखिर में सोचता है क्या ये वही समय था जब उसने अनुभव किया कि उसका मन, माइंड का मतलब मन, उसका मन केवल उसका है। At last he accepts that his childhood has hidden in an innocent infant face, और आखिर अंत में वो ये स्वीकार करता है कि उसका बचपन एक मासूम बच्चे के चेहरे में खो गया है, छुप गया है, खो गया है। इनोसेंट का मतलब निर्दोष, इन्फेंट यानी शिशु, बच्चा, फेस यानी चेहरा। यानी अंत में क्या? फाइनली ही थिंक्स whether it is the time when he felt that his mind was really his own। आखिर वो सोचता है कि उसका मन केवल उसका है। एट लास्ट अंत में वो स्वीकार करता है कि उसका बचपन एक मासूम बच्चे के चेहरे में खो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चाइल्डहुड के बारे में ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको इसी ढंग से एग्जाम में लिखनी है ताकि आपके 5 में से 5 नंबर आ सके और आपके 1 से 18 तक एक क्वेश्चन क्लियर हो सके। अब अगली जो इंपॉर्टेंट पोइम है फादर टू सन, ये 2 ही पोइम आपको अच्छी तरह से लिख के तैयार करनी है। पिता पुत्र से क्या उम्मीद रखता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। कवि कहता है कि मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, यद्यपि हम दोनों एक ही मकान में, सेम हाउस में कई सालों से साथ साथ रहते हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, फिर भी मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशन फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। कवि फिर कहता है कि मैं वो संबंध फिर से स्थापित करना चाहता हूँ जब मेरा बच्चा छोटा था। इसी तरह से इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करनी है।
These lines have been taken from the poem Father to Son written by Elizabeth Jennings. ये पंक्तियाँ एलिजाबेथ जेनिंग्स द्वारा लिखित कविता फादर टू सन से ली गई है. These lines have been taken from the poem Father to Son written by Elizabeth Jennings. ये पंक्तियाँ एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखित कविता फादर टू सन से ली गई है. कॉन्टेक्स्ट, ये तो हो गया संदर्भ, ये अब है प्रसंग. कॉन्टेक्स्ट, दिस पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल एंड डिस्क्राइब्स स्पेशल पर्सनल एक्सपीरियंस. ये कविता एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफिकल है और ये एक विशेष व्यक्तिगत अनुभव को प्रकट करती है. दिस पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल एंड डिस्क्राइब्स स्पेशल पर्सनल एक्सपीरियंस. ये कविता एक आत्मकथा है और ये एक व्यक्ति विशेष के अनुभव को वर्णन करती है. द पोएट इज वेरी सैड एट नोइंग अबाउट हिज सन दैट ही हैज एंटायरली चेंज. कवि ये जानकर बहुत अपने बेटे के बारे में ये जानकर बहुत दुखी है कि उसका बेटा पूर्णतया बदल गया है. एंटायरली का मतलब पूर्णतया. द पोएट इज वेरी सैड, कवि बहुत दुखी है. एट नोइंग अबाउट हिज सन, अपने बेटे के बारे में जानकर, दैट ही हैज चेंज, एंटायरली चेंज, कि उसका बेटा पूर्णतया बदल गया है. एक्सप्लेनेशन में इस तरह से करना है. द फादर सेज दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिज ओन सन. एक पिता कहता है कि वो अपने स्वयं के बच्चे को नहीं समझ पाता है. ही डजंट अंडरस्टैंड हिज ओन सन. एक पिता कहता है कि वो अपने बच्चे को समझ नहीं पाता है. Although they have lived under the same roof in छत for many years, यद्यपि वे एक ही छत के नीचे कई सालों से रह रहे हैं, yet फिर भी he knows nothing about his son. फिर भी वो अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता है. But the father wants to make same relationship with his son which was son's childhood. लेकिन एक पिता वही अपने बेटे से रिश्ता जोड़ना चाहता है जो उसके बचपन में था. यानी बट द फादर वॉन्ट्स टू मेक सेम रिलेशनशिप विथ हिज सन विच वॉज सन्स चाइल्डहुड. लेकिन पिता वही पुराना रिश्ता संबंध जो अपने बेटे से जोड़ना चाहता है जो उसके बेटे के बचपन में था. The father says that whether I killed the menace which I felt in my son's mind. पिता कहता है, क्या मैंने अपने बच्चे के संस्कार को मार दिया है जो मैंने उसके मन में बोए थे. Which I felt in my son's mind. जो मैंने अपने बेटे के मन में बोए थे. पिता कहता है, The father says that whether I killed the manners यानी आचरण और संस्कार. पिता कहता है, क्या मैंने वो संस्कार खत्म कर दिए जो आई फील्ड इन माई सन्स माइंड, जो मैंने अपने बेटे के मन में बोए थे. ही डजंट सी एनी इफेक्ट ऑफ हिज मैनर्स दैट ही पुट इन द माइंड ऑफ हिज सन. ही डजंट सी एनी इफेक्ट, वो उसके आचरण के कोई भी प्रभाव नहीं देखता है जो उसने अपने बेटे के मन में बोए थे. ही डजंट सी एनी इफेक्ट ऑफ हिज मैनर्स, यानी वह अपने बेटे पर कोई भी प्रभाव, उस आचरण के उस संस्कार के कोई भी प्रभाव नहीं देखता है जो उसने उसके बेटे के मन में रखे थे. दे लिव इन सेम हाउस. बाप और बेटे एक ही मकान में रहते हैं. बट टॉक लाइक स्ट्रेंजर, लेकिन एक अजनबी की तरह बातें करते हैं. स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी. ही सेज ऑल्दो हिज सन वॉज ब्रॉट अप अकॉर्डिंग टू हिम. वो कहता है, एक पिता कहता है कि यद्यपि उसके बेटे का पालन पोषण उसके अनुसार हुआ, यानी मेरे अनुसार, पिता कहता है, यट फिर भी द लाइकिंग यानी इच्छाएं ऑफ हिज सन, लेकिन उसके बेटे की जो पसंद है वॉज डिफरेंट, भिन्न है. पिता कहता है, ही सेज ऑल्दो हिज सन वॉज ब्रॉट अप अकॉर्डिंग टू हिम, यद्यपि उसका पालन पोषण उसके अनुसार हुआ, फिर भी
येट द लाइकिंग ऑफ हिज सन, लेकिन उसकी बेटे की पसंद वॉज डिफरेंट, भिन्न है। इट इज़ विश ऑफ फादर, यह एक पिता की इच्छा है, दैट हिज प्रोडिगल, प्रोडिगल इन खर्चीला, मितव्यय, फिजूल खर्चीला। इट इज़ विश ऑफ फादर दैट हिज प्रोडिगल सन वुड रिटर्न होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट। एक पिता की इच्छा है कि उसका खर्चीला बेटा अभी भी घर लौट आए, यानी बाहर जाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय, यानी बाहर भटकने के बजाय अभी भी वो घर पे आ जाए। ही विल फॉरगिव हिज सन इफ ही रिटर्न्स एट होम ऑन टाइम, वह अपने बेटे को माफ़ कर देगा अगर वो समय पर घर आ जाए। इफ़ ही रिटर्न्स एट होम ऑन टाइम। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन है, एक पिता अपने बेटे से क्या इच्छा रखता है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बनाई है, आप इसे अच्छी तरह से लिख कर याद कर लें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सो दैट का मतलब ताकि हम आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें अगले वीडियो की, ताकि हम अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सूचना प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, चाइल्डहुड और फादर टू सन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से याद कर लें और ये एग्ज़ाम में 100% आएगी। चॉइस होगी आपके पास, चाहे ये करो चाहे ये करो। इसके बदले में अगर द वॉइस ऑफ रेन भी आ जाए तो दोनों में से एक पोइम आपको मिल जाएगी। 5 नंबर की पोइम है। प्यारे विद्यार्थियों, इन पोइम को लिख कर अभी से तैयार कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।